Hello everyone, welcome back to Econartics. So this is the part 3 of the history of classical economics from the pre-classical philosopher to the first Keynesian economist. फर्स्ट दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एरा दैट इज मर्केंटलिस्ट एंड प्री क्लासिकल थॉट्स फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 1750. सेकेंड पार्ट में हमने एरा 2 डिस्कस किया था फिलोसफिकल प्रीक्यूजर्स एंड फिजियोक्रेट्स फ्रॉम 1739 टू 1776. और आज हम डिस्कस करेंगे एरा 3 द क्लासिकल स्कूल्स फ्रॉम 1776 टू 1848. इसमें हम डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो, जे.बी. से, जेम्स मिल, नेसाउ सीनियर एंड हेनरी थॉर्नटन. सो लेट्स स्टार्ट विथ एडम स्मिथ. कोर थ्योरीज ऑफ एडम स्मिथ. द इनविजिबल हैंड, सेल्फ इंटरेस्ट कोऑर्डिनेट्स मार्केट मोर इफेक्टिवली देन एनी प्लान. तो जो मार्केट है वो अपने खुद के द्वारा ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पा रही, ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी. तो दिस थ्योरी इज़ अ इनविजिबल हैंड. नेक्स्ट है द डिवीज़न ऑफ लेबर एज द प्राइमरी इंजन ऑफ प्रोडक्टिव ग्रोथ. तो जो लेबर का डिवीज़न है उसको किस तरह आपने डिवाइड किया, किस सेक्टर में, तो उस हिसाब से जो इंजन प्राइमरी इंजन ऑफ प्रोडक्टिव ग्रोथ है वो भी आपकी लेबर डिवीज़न पर डिपेंड करता है. थर्ड थ्योरी है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपल इकोनॉमी. तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो आपकी किस तरह है इन सिंपल इकोनॉमी. फोर्थ थ्योरी नेचुरल प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम टेंडेंसी. तो नेचुरल प्राइस और मार्केट प्राइस इन लॉन्ग रन एंड इक्विलिब्रेटिंग टेंडेंसी. नेक्स्ट थ्योरी है क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिज्म, मोनोपोली प्रिविलेज एंड कॉलोनियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन. सो एडम स्मिथ ने जो मर्केंटलिस्ट है उसको भी क्रिटिक किया, मोनोपोली प्रिविलेज को क्रिटिक किया और कॉलोनियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को भी क्रिटिक किया. मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है इनकी एक और जो कि 6 नंबर पे है, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. लैंड को क्या पे करते हैं हम, रेंट, लेबर के लिए हम वेज देते हैं और कैपिटल के से हमें प्रॉफिट अर्न होता है. सो दीज आर द कोर थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ. की वर्क्स और की बुक्स. फर्स्ट है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट पब्लिश्ड इन ईयर 1759. दिस बुक इज ऑन द सिम्पैथी, द इम्पार्शियल स्पेक्टेटर एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ एथिक्स. इम्पार्शियल स्पेक्टेटर का मतलब हम कह सकते हैं कि कौन डिसाइड कर रहा है कि सिम्पैथी है और वो डिसाइड कौन कर रहा है. तो यहाँ एक एज अ थर्ड पर्सन हम इसे बोल सकते हैं कि जो है इम्पार्शियल स्पेक्टर है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में फॉर द सोशल फाउंडेशन ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश्ड इन ईयर 1776, द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो इस बुक को द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है. थर्ड बुक है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस डिलीवर्ड इन 1762-63, पब्लिश्ड पोस्टमोस्टली 1978. तो जो बहुत बाद में पब्लिश किया गया था इन ईयर 1978 में, जो कि थे लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस डिलीवर किए गए थे ईयर 1762-63 में. अब हम समझते हैं पर्सपेक्टिव. तो स्मिथ synthesized 2 generations of European economic thought into a unified and compelling vision, competitive market guided only by self-interest and price singling allocate resource for more effectively than any government plan. तो इन्होंने भी लेसेस फेयर को कहा कि कम होना चाहिए. लेसेस फेयर मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए और जो मार्केट है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल हैंड की तरह खुद को इफेक्टिवली करेक्ट कर पाएगा. Each pin factory example of the division of labor remain the most vivid illustration of how specialization multiplies productivity. Smith was no crude libertarian. He condemned monopolist, advocated public education, progressive taxation and infrastructure. He understood that market required a legal and moral framework to function. The wealth of nation changed the इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परमानेंटली. अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो पाई हैं, उनको बता देते हैं. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है जो इंटरनेशनल
ट्रेड की, वो भी एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एक है कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हमने इसको भी डिस्कस कर रखा है 2004 के पेपर में, जो कि आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, चेक कर लेना आप उसे, तो वहाँ से आप उसको समझ लेना और उसके बाद उसको समझने के बाद कमेंट भी करना, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कोर थ्योरीज ऑफ माल्थस, फर्स्ट है पॉपुलेशन प्रिंसिपल। पॉपुलेशन ग्रो जियोमेट्रिकली, फूड सप्लाई ओनली अर्थमेटिकली। तो जो पॉपुलेशन है वो किस तरह ग्रो करती है, ज्योमेट्रिकली, और फूड सप्लाई है वो किस तरह अर्थमेटिकली होती है। सेकंड थ्योरी है प्रिवेंटिव चेक्स, सेलिबेसी, डिलेड मैरिज एंड पॉजिटिव चेक्स, फेमाइन डिजीज। थर्ड थ्योरी है इफेक्टिव डिमांड थ्योरी, इनसफिशिएंट डिमांड कैन कॉज प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो जो इनसफिशिएंट डिमांड है क्या करती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जाती है। थ्योरी ऑफ ग्लट्स, मार्केट डू नॉट ऑलवेज सेल्फ क्लियर डायरेक्ट चैलेंज टू से लॉ। से का जो लॉ था वो क्या था, उसे हम जानेंगे, एक हम बता देते हैं भी आपको, वो था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इन्होंने डायरेक्ट ही उस थ्योरी को क्या करा, चैलेंज करा, किसने, थॉमस माल्थस ने। नेक्स्ट थ्योरी है डिफरेंशियल रेंट ऑन लैंड एज डिटरमाइंड बाई फर्टिलिटी एंड लोकेशन। तो डिफरेंट रेंट थ्योरी जी थी, लैंड एज डिटरमाइंड बाय द फर्टिलिटी एंड लोकेशन। तो लैंड का जो रेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैंड की फर्टिलिटी पर, और उसकी लोकेशन कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा। अब समझते हैं इनकी की वर्क्स एंड बुक्स को। फर्स्ट बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पब्लिश्ड इन ईयर 1798 एंड एक्सपेंडेड सेकेंड एडिशन इन ईयर 1803। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक इन सोशल साइंस हिस्ट्री। ये बुक है, इसने सोशल साइंस की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन ईयर 1820, एंटीसिपेटेड कीनिजियन एग्रीगेट डिमांड थ्योरी बाय ओवर अ सेंचुरी। थर्ड बुक है द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट इन ईयर 1859। फिफ्थ है ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ कॉर्न लॉ, पब्लिश्ड इन ईयर 1814। पर्सपेक्टिव समझते हैं माल्थस का। माल्थस वाज द ग्रेट pessimist of classical school. His population principle implied that wages should always be driven back to subsistence because any improvement in living standard would trigger population growth that erased the gain. He was also the first economist to argue seriously that inadequate aggregate demand, not supply shortfalls, could cause prolonged economic stagnation, directly anticipating Keynes. Darwin read Malthus and credited him with suggesting the mechanism of natural selection. Keynes called him the first of the Cambridge economist. तो कीन्स ने माल्थस को क्या कहा बाद में, जब कीन्स आए, कि माल्थस इज़ द फर्स्ट ऑफ द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो। तो डेविड रिकार्डो की कोर थ्योरीज को हम समझते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड इज बेनिफिशियल इवन व्हेन वन कंट्री इज वर्स एट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। तो कंपैरेटिव एडवांटेज ट्रेड करना चाहिए कंट्रीज़ को जिसमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो वही गुड प्रोड्यूस करे, और जिसमें वो कम बेनिफिशियल है उस गुड को ना प्रोड्यूस करते हुए उसका इंपोर्ट करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट है रिकार्डियन रेंट, द सरप्लस अर्न्ड बाय मोर फर्टाइल और बेटर लोकेटेड लैंड ओवर द मार्जिन। माल्थस की भी थ्योरी थी डिफरेंशियल रेंट। उन्होंने कहा था कि जो रेंट है लैंड का वो डिपेंड करना चाहिए किस पर, उसकी फर्टिलिटी पर और उसकी लोकेशन पर। रिकार्डो बताते हैं कि जो सरप्लस अर्न्ड है वो मोर फर्टाइल लैंड पर जाना होगा और उसकी जो लोकेशन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा ओवर द मार्जिन। थर्ड थ्योरी है आयरन लॉ ऑफ वेजेस, वेजेस टेंड टू वार्ड सब्सटेंस इन द लॉन्ग रन ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर। तो वेजेस हैं जो टेंड कर रहे हैं सब्सटेंस इन लॉन्ग रन ड्यू टू प्रेशर। फोर्थ थ्योरी है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, द रिलेटिव प्राइस आर रफली प्रोपोर्शनल टू एम्बॉडीड लेबर टाइम। तो रिलेटिव प्राइसेस आर रफली किसके प्रोपोर्शनल है, एम्बॉडीड लेबर टाइम के। नेक्स्ट थ्योरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर एज लैंड ऑफ डिक्रीजिंग क्वालिटी
इन ब्राउट इनटू यूज। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर, वो किसके द्वारा था उसको आप बताएंगे कमेंट में, क्योंकि इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट थ्योरी है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, बोरोइंग एंड टैक्सिंग आर इक्विवेलेंट इन देयर इकोनॉमिक इफेक्ट। तो जो बोरोइंग एंड टैक्सिंग है वो इक्विवेलेंट होता है किसमें, इकोनॉमिक इफेक्ट में। अब समझते हैं की वर्क एंड बुक्स। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, दिस बुक इज पब्लिश्ड इन ईयर 1817, द मोस्ट रिगरस क्लासिकल इकोनॉमिक ट्रीटाइज। सेकेंड बुक है ऐसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ a low price of corn on the profit of stock in year 1815, introduced comparative statistics method. Third है the high price of bullion, published in year 1810, on monetary policy and the case for the gold standard. Last book है that is fourth, reply to Mr. Voscute, practical observation on the report of बुलियन कमेटी इन ईयर 1811। अब समझते हैं पर्सपेक्टिव। द रिकार्डो ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ लिटरली एंड फिलोसॉफिकल आर्ट इनटू अ नियर डिडक्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ एक्सियोम्स ही ड्राइव्ड सरप्राइजिंग एंड टेस्टेबल कंक्लूजन, मोस्ट फेमसली दैट टू कंट्रीज बेनिफिट from trade even if one is absolutely superior at producing everything as long as opportunity cost। तो opportunity cost का यहाँ पर नाम आया है, तो वो किसने दिया है, हेवरलैंड ने दिया है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ट्रेड के बारे में मैंने बताया कंपैरेटिव एडवांटेज में, तो क्या कहना है रिकार्डो का कि दो कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट हो रहा है ट्रेड में, तो एक कंट्री सुपीरियर है एक गुड में, तो उससे वही प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि दूसरे गुड की तरफ जिसमें उसे बहुत कम बेनिफिट हो रहा है। हिज रिगरस मेथड बिकम द टेम्पलेट फॉर लेटर इकोनॉमिक थ्योरी, मार्क्स बिल्ड डायरेक्टली ऑन रिकार्डो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू टर्निंग इन अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कीन्स एक्नॉलेज रिकार्डो थ्योरी वाज इंटरनली कंसिस्टेंट, इट जस्ट डिड नॉट अप्लाई टू द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सफिशिएंट डिमांड। So this is the perspective of Ricardo. Now next economist J.B. Say, core theories of J.B. Say. First is Say's law, supply creates its own demand, production generates the income to purchase its own output। इस थ्योरी को आगे जाके जब हम कीनीजियन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जॉन मेनार्ड कीन्स ही इस थ्योरी को क्रिटिक करेंगे और बताएंगे कि ये थ्योरी सही है या गलत है। ये तो टाइम पीरियड के साथ पता चलता है, थ्योरी तभी नहीं आती जब एक थ्योरी फेल होती है, तब दूसरी थ्योरी का इंट्रोडक्शन होता है, और जो दूसरी थ्योरी है वो कुछ समय के लिए वर्क करती है, फिर जब वो थ्योरी फेल होती है तब नेक्स्ट थ्योरी आती है। तो इस थ्योरी को जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्रिटिक किया। नेक्स्ट थ्योरी है कोलोरली द जर्नल ओवर प्रोडक्शन एंड प्रोलॉन्ग्ड मार्केट गल्ट्स आर इम्पॉसिबल। थर्ड थ्योरी है एंटरप्रेन्योर एज द ऑर्गेनाइजिंग फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलोंगसाइड लेबर लैंड एंड कैपिटल। तो एंटरप्रेन्योर का यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल बताया है, फोर्थ फैक्टर समझा है फॉर प्रोडक्शन के लिए, विथ लेबर लैंड एंड कैपिटल। नेक्स्ट थ्योरी यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय यूजफुलनेस नॉट लेबर अलोन। तो जो वैल्यू है वो किसके द्वारा डिटरमाइन हो रही है, यूजफुलनेस और नॉट लेबर, अकेले लेबर के वजह से वो डिटरमाइन नहीं हो रही है। नेक्स्ट थ्योरी है मार्केट्स एज नेचुरल क्लियरिंग मैकेनिज्म, रिसेशन आर टेम्परेरी सेक्टोरल मैडाजस्टेड। तो ये है इनकी इम्पोर्टेंट 5 थ्योरीज। की वर्क्स एंड बुक्स, फर्स्ट है ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन 1803, फिफ्थ एडिशन आया 1826 में। द मोस्ट रीड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट इन अर्ली 19th सेंचुरी, फ्रांस एंड अमेरिका। ये बुक जो था इनका J.B. से का 19th सेंचुरी का बहुत फेमस बुक था, कहाँ पर, फ्रांस एंड अमेरिका में। नेक्स्ट बुक है ए कैटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन ईयर 1815, असेसिबल पॉपुलर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बुक है लेटर्स टू मिस्टर माल्थस ऑन सेवरल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन 1821, वाइगरस डिफरेंस
डिफेंस ऑफ सेज लॉ, तो इसमें ये डिफेंस के जो सेज लॉज हैं वो विगरस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट बुक है आ कंप्लीट कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन ईयर 1828 एंड 29। अब समझते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ सेज। इनोरमस इन्फ्लुएंस रीस्टेट दैट on say law because production generates the income that finances purchases, aggregate supply and aggregate demand must be equal in equilibrium, hence market always clear. The prolonged recession caused by insufficient demand are theoretically impossible. This doctrine dominated mainstream economics until Keynes demolished it in 1936. They also introduced the modern concept of the entrepreneur as an active coordinator who combined factors of production and bearer economic uncertainty, a contribution largely neglected until Schumpeter and Knight revived in it the 20th century. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जेम्स मिल। तो जेम्स मिल की कोर थ्योरीज को समझते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिक्ट रिकार्डियन इकोनॉमिक्स एंड एडेंट एडोवेकेसी ऑफ सेज लॉ। सेकंड है यूटिलिटेरियन बेसिस फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इन्होंने यूटिलिटेरियन को भी बेसिस बनाया, किसके लिए? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। थर्ड है वेजेज फंड डॉक्ट्रीन, वेजेज कम फ्रॉम अक्यूमुलेटेड कैपिटल लिमिटिंग टोटल वेज पेमेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड एनालिसिस ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये इनकी 4 कोर थ्योरीज हैं। अब समझते हैं की बुक्स और की वर्क। कॉमर्स डिफेंडेड पब्लिश्ड इन ईयर 1808, अर्ली फ्री ट्रेड पोलेमिक अगेंस्ट मर्केंटलिस्ट क्रिटिक्स ऑफ इम्पोर्ट। सेकंड है एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन ईयर 1821, कॉन्साइज रिकार्डियन टेक्स्ट बुक यूज टू एडुकेट हिज सन जॉन स्टुअर्ट मिल। थर्ड बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, सिक्योर्ड हिज करियर एट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 3 इंपॉर्टेंट बुक हैं। और यहाँ पे जो सेकंड बुक है एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसाइज रिकार्डियन टेक्स्ट बुक यूज टू एडुकेट हिज सन जॉन स्टुअर्ट मिल, अपने सन के लिए जो एडुकेट करने के लिए ये बुक लिखा गया था। नेक्स्ट हम समझते हैं इनका पर्सपेक्टिव। जेम्स मिल was the Ricardian school chief popularizer and most aggressive propagandist. His elements written partially as course of lesson for his famously precocious son stripped Ricardo down to essential and made the system teachable. As a Benthamite utilitarian, he believed rigorous economic analysis would produce rational social legislation. He orchestrated Ricardo election to parliament and managed the political influence of classical school. His intellectual legacy was largely esclaved by his son. So अब हम समझते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट नेसाउ सीनियर। कोर थ्योरीज। फर्स्ट है एबिस्टेंस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट रिवार्ड द कैपिटलिस्ट सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। सेकेंड है 4 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एज एन एक्जियोमेटिक सिस्टम। थर्ड थ्योरी है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, द साइंस ऑफ वेल्थ वर्सेस द आर्ट ऑफ पॉलिसी। फोर्थ थ्योरी है यूटिलिटी एज द अल्टीमेट बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। एंड फिफ्थ वन इज वेजेज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड रेदर देन सब्सटेंस अलोन। तो ये पांचों थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबिस्टेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, 4 फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एज एन एक्सियोमेटिक सिस्टम। थर्ड है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फोर्थ है यूटिलिटी एज द अल्टीमेट बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। एंड फिफ्थ है वेजेज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड रेदर देन सब्सटेंस अलोन। यस, बिकॉज सप्लाई और डिमांड की बात होगी जब, तो जब डिमांड बढ़ेगा
फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, लेबर को ज़्यादा हायर करेगी, तो वेज भी उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। की वर्क एंड की बुक्स, फर्स्ट है एन आउटलाइन ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन ईयर 1836, एडवांस्ड द मेथडोलॉजिकल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिसिप्लिन। सेकेंड बुक है लेटर्स ऑन द फैक्ट्री एक्ट इन पब्लिश्ड ईयर 1837, कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिमिटिंग द वर्किंग डे टू 10 आवर्स। 10 आवर्स का जो वर्किंग डे है इसके अगेंस्ट भी इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया और कंट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट दिया। थर्ड है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड सोशल इकोनॉमी पब्लिश्ड इन 1928। अब समझते हैं इनका पर्सपेक्टिव। सीनियर वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट to insist clearly on the distinction between economic science, what is, and economic policy, what ought to be। अब ये जो what is और what ought to be है इसको आप पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। A methodological advance of enduring importance, his abstinence theory argued that profit and interest compensate the capitalist for deferring consumption, anticipating the modern time preferences. His theory of interest is pamphlet opposing the 10 hours factory day, जो कि हमने बताया वो पहली थ्योरी उन्होंने दे रखी थी और एक बुक में भी इसके बारे में चर्चा करा था 10 आवर्स के लिए। तो उन्होंने इस पे अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया लिमिटिंग द वर्किंग डे टू 10 आवर्स, arguing that all profit was earned in the last hours, drew lasting controversy and illustrate the dangers of mixing theory with partisan advocacy। तो ये था पर्सपेक्टिव किसका, नेसाउ सीनियर का। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं हेनरी थॉर्नटन। कोर थ्योरीज हैं इनकी, फर्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द सेंट्रल बैंक मस्ट सप्लाई लिक्विडिटी फ्रीली इन अ फाइनेंशियल पैनिक। तो सेंट्रल बैंक है वो जो लिक्विडिटी है वो किस तरह सप्लाई करना है, फ्रीली इन द फाइनेंशियल पैनिक। सेकंड थ्योरी है पेपर क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, बैंक नोट्स एज क्रेडिट मनी नॉट गोल्ड सब्सटीट्यूट। बैंक नोट्स हैं जो वो क्रेडिट करते हैं मनी को, ना कि वो गोल्ड के सब्सटीट्यूट हैं। थर्ड थ्योरी है डिस्टिंक्शन बिटवीन द मनी रेट बैंक रेट एंड नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटीसिपेट विक्सेल। विक्सेल एक और इकोनॉमिस्ट है, जब उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ इसका जिक्र करेंगे हम। नेक्स्ट थ्योरी है क्रेडिट साइकिल, एक्साइसिव बैंक क्रेडिट कॉजेज इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज रिसेशन। तो जो एक्सेसिव बैंक क्रेडिट है वो कॉजेज है इन्फ्लेशन का एंड कॉन्ट्रैक्शन है कॉजेज रिसेशन। नेक्स्ट थ्योरी है बैंकिंग सिस्टम एज अ मल्टीप्लायर ऑफ क्रेडिट बियॉन्ड द मेटालिक बेस। तो जो बैंकिंग सिस्टम का मल्टीप्लायर है वो क्रेडिट बियॉन्ड द मेटालिक बेस है। की वर्क एंड बुक दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ पेपर क्रेडिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पब्लिश्ड इन ईयर 1802, arguably the greatest monetary economics text between Hume and Bagehot। आप समझते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ थॉर्नटन। एंटीसिपेट वाल्टर वेगहॉट फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बाय नियरली 70 years in a banking panic the central bank must lend freely on to solvent institution at a penalty rate to prevent a liquidity crisis from cascading into a solvency collapse। He also distinguished clearly between the bank rate and underlying natural rate of return on capital, the interest rate distinction that later ensured Bixel cumulative process and Keynes monetary theory। His work was largely forgotten until the 20th century। तो ये है इनका पर्सपेक्टिव किसका, हेनरी थॉर्नटन।